हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के बारे में। और ये चैप्टर क्लास 12 का 8वां चैप्टर है, सॉरी 7 चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस को बना रखा है, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उन वीडियोज़ को पार्ट वाइज देखें। आपको बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा ईच एंड एवरी टॉपिक। हमने एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक को मिस नहीं किया है। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स को हमने पढ़ाया है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ाया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलसी ऑसिलेशन के बारे में। तो सबसे पहला होगा एलसी ऑसिलेशन, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, तीसरा वाटलेस करंट हो गया, ठीक है। तो इन सब टॉपिक पे आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम एलसी ऑसिलेशन को, एलसी ऑसिलेशन, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है। जस्ट मिनट गाइस। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एल का मतलब हो गया इंडक्टर, यानी कि यहाँ पे इंडक्टेंस होगा। तो इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस मतलब क्या होगा, इसमें इंडक्टर कंटेन होगा। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, मतलब इसमें इंडक्टर होगा। दूसरा सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस, मतलब इसमें क्या होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है ना। यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें एक कैपेसिटर लगा हो और दूसरा क्या लगा हो, इंडक्टर। तो ये जो सर्किट होगा वो कहलाएगा एलसी सर्किट, ठीक है। सपोज कर लो कि किसी एक्सटर्नल सोर्स से हमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है। तो हम जानते हैं कि इस कैपेसिटर में से कुछ इस वे में चार्ज स्टोर होंगे, ठीक है। देखो इसको समझने के लिए हम कुछ और भी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लो हमने स्विच लगाना है, एक और कंडीशन यहाँ पे बनाता हूँ। वन मोर कंडीशन यहाँ पे दिखाते हैं। वन मोर, सॉरी, इन सभी में स्विच ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एलसी ऑसिलेशन है, एलसी ऑसिलेशन देखो जनरली होता क्या है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर किसी एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से चार्ज हो चुका है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है इस इंडक्टर के साथ, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, इसके अंदर के जो स्टोर्ड चार्ज हैं वो चार्जेस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और हम जानते हैं कि चार्जेस के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, यानी कि जनरली जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में जैसे हमने स्विच को ऑन किया, चूंकि कैपेसिटर हमारा चार्ज कैपेसिटर था, तो इसमें से जो चार्जेस हैं वो इंडक्टर में फ्लो करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। हमने जो सर्किट लिया है, इस सर्किट का हमने जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू लगभग 0 लिया है, यानी कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का सर्किट हमने लिया हुआ है यहाँ पर। मतलब कह सकते हो कि कोई करंट का अपोज नहीं होना है, ठीक है। एक और चीज़ आप जानते हैं कि जैसे ही ये चार्जेस मूव करके इस इंडक्टर में आएंगे, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। आपने म्यूचुअल इंडक्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है, एक सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है। तो यहाँ पर जनरली सेल्फ इंडक्शन की ऊपर बड़ी शो हो रही है। जैसे ही ये चार्जेस यहाँ से मूव करते हुए जा रहे हैं, यानी जैसे ही करंट इससे पास करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग क्यों आएगी, क्योंकि जनरली ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कुछ इस वे में ऐसे देखोगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और हम जानते हैं कि जो यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये करंट अलग अलग वे में
डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी इसका डिफरेंट डिफरेंट वे में जनरेट होगा। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कह सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, इस ईएमएफ को हमने यहाँ पे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है। और अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर चार्ज स्टोर था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी। ठीक है, यह एनर्जी यानी कि यह चार्ज जब मूव करते हुए हमारे इंडक्टर में आया तो धीरे धीरे करके ये सारी की सारी एनर्जी यहाँ पर स्टोर होना शुरू हो गया है। और एट लास्ट ऐसा होगा कि इस कैपेसिटर की सारी एनर्जी इस इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके जस्ट बाद जब हम फिर से स्विच को ऑन करेंगे तो ये कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, जस्ट रिवर्स होने का सेंस क्या हुआ कि इस इंडक्टर से जो चार्जेज हैं वो उल्टा फिर कैपेसिटर में जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अनचार्ज हो चुका था, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, मान लीजिए यहाँ पर हमने स्विच को ऑन किया, तो इसके जो चार्जेज हैं ये चार्जेज मूव करना शुरू कर देंगे इस कैपेसिटर की तरफ, और ये कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके इसके जो कह सकते हैं जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी घटने लगेगी, और फिर कैपेसिटर की एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एट लास्ट जाते जाते इस कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम हो गई और इंडक्टर का जो एनर्जी है वो हो गया 0। ठीक है, इसके बाद में फिर से आप देखेंगे कि अगले स्टेप में फिर क्या होगा कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से फिर से चार्ज इंडक्टर में आएगा, सॉरी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैपेसिटर से इंडक्टर में, और इंडक्टर से फिर से चार्ज कैपेसिटर में जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है। इसका नाम एलसी ऑसिलेशन क्यों रखा गया? एलसी ऑसिलेशन रखने के पीछे यही कारण था कि जो चार्जेज है वो कैपेसिटर से इंडक्टर और इंडक्टर से कैपेसिटर, ये कंडीशन लगातार चलता रहेगा, यानी कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ चार्ज है, वो हमेशा रिवर्स होता रहता है, यानी ये ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग एलसी ऑसिलेशन। और जनरली आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, और यहाँ पर एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता जा रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर के अंदर होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो अगर दोनों की वैल्यू एक समान हो जाए, एट एन इक्विलिब्रियम स्टेज कह सकते हैं आप, कि जब दोनों की वैल्यू एक समान हो जाएगी, हियर तो हम लिख सकते हैं हियर एक्स सी इजुकल्स टू मिल जाएगा एक्स एल मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक्स सी का वैल्यू हम जानते होता है 1/ओमेगा-c, और एक्स एल का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, सिंपली क्या करो, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या फिर ओमेगा को इधर भेज दो और एल को इधर लेके आ जाओ, तो ओमेगा जब इधर जाएगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और एल जब इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ पे मिल जाएगा 1/LC। ठीक है, एक चीज़ और आपने पढ़ा है, बट ओमेगा इजुकल्स टू होता है 2π/t। टी क्या है? टाइम पीरियड, यानी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और 1/टाइम पीरियड को ही हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि 2πf लिख सकते हो या फिर 2πν लिख सकते हो। ठीक है, और इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे ओमेगा के स्थान पर रख लीजिएगा, तो ओमेगा के स्थान पर जब रखोगे तो आपको मिलेगा 2πf का होल स्क्वायर इजुकल्स टू 1/LC। ठीक है, अब इसमें देखिएगा एफ स्क्वायर इजुकल्स टू, देखो क्या मिल जाएगा, एफ स्क्वायर इजुकल्स टू मिल जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4π स्क्वायर, यहाँ पे क्या एल सी, यहाँ पे हो गया एल सी। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी, इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा 1/2π, क्योंकि रूट कर देंगे इसको और √LC हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा स्मॉल f है, वेयर स्मॉल f इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इस स्मॉल f को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ठीक है,
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस कंडीशन में जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि एलसी ऑसिलेशन क्या होता है। और यदि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके इसे नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर की ओर और इसे इरेज भी करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। सिंपली आपने पढ़ा है, छोटे क्लासेस में पढ़ा है, आपने पावर का डेफिनेशन पढ़ा होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। वैसे ही कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, इस इलेक्ट्रिकल वर्क डन की वैल्यू होती है V इंटू क्यू होल डिवाइडेड बाई टी। और जानते हैं Q अपॉन टी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, तो कह सकते हो V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे पावर का हमें एक वैल्यू मिल गया V इंटू आई। V क्या है, पोटेंशियल, और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला तो हमें पोटेंशियल चाहिए या कह सकते हो EMF चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम पावर के वैल्यू को डिराइव करते हैं। देखो जनरली पावर का जो वैल्यू होता है वो होगा E नॉट अपॉन रूट टू इंटू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाई, या इसी को हम कहते हैं ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। जिसने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा, जो भी हमने पावर से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड किया था, या RMS वैल्यू से जो हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसने देखा होगा, उसे पता होगा कि ERMS क्या होता है या IRMS क्या होता है। इससे रिलेटेड हमने वीडियो बना रखा है और जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और उन वीडियो को देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे RMS वैल्यू क्या होता है, या करंट का RMS वैल्यू, या फिर EMF का, दोनों ही कंडीशन में कह सकते हैं कि RMS वैल्यू का मतलब आपको पता चल जाएगा। तो ये देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा। यहाँ पर लिखो क्या, हियर, या ऐसे एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू होता है EMF इंटू आई। सिंपली कह सकते हो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हमने रिप्लेस कर दिया EMF से, तो EMF इंटू आई। बट EMF इज इक्वल टू हम जानते हैं हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस EMF का वैल्यू होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, और वैसे ही अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिख लेते हैं। माइनस फाई क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस कंसिडर किया क्योंकि हमने सर्किट नहीं पता है ना कि हमने कौन सा सर्किट लिया है। अब हो सकता है कि हम एक ऐसा सर्किट लें जिसमें इंडक्टर हो, इंडक्टर जो होता है उसमें पाई/2 का डिफरेंस होता है। वैसे ही अगर हम बात करें कैपेसिटर का, तो उसमें भी पाई/2 का डिफरेंस होता है, लेकिन एक में पॉजिटिव होता है डिफरेंस, दूसरे में नेगेटिव होता है। अब किस में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, इससे भी रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, आप उसे जा करके जरूर देखें। और तीसरा अगर बात करें रजिस्टर का, अगर हमारे सर्किट में रजिस्टर होगा तो उस कंडीशन में फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया फेज डिफरेंस, फाई ले लिया है। तो अब देखो इन दोनों वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें पावर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ऐसे लिखोगे, ऑन पुटिंग द एबव वैल्यूज, on putting the above values in first equation we get, देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा, पावर इज इक्वल टू मिलेगा EMF के जगह पे इसका वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई के जगह पे आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस, याद रखना। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे लिखते हैं पावर इज इक्वल टू मिल जाएगा E नॉट इंटू आई नॉट, सॉरी तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रहा है दोस्तों, फीवर का वो है, असर है थोड़ा, फीवर जुकाम खांसी, और साथ ही साथ ये देख ही रहे हो इधर जो चोट लगा था, शुक्र है कि अभी कोई फ्रैक्चर नहीं है, बस बोन का जो डिसबैलेंसिंग है वो हो गया कुछ, तो इधर अभी गर्म पट्टी से काम चला रहा हूँ और साथ में मेडिसिन भी ले रहा हूँ।
दुआ कीजिए जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ई नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो हम जानते हैं साइन ए माइनस बी का वैल्यू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इस फार्मूले में रख करके हम इसके वैल्यू को लिख देते हैं। ए के प्लेस पर ओमेगा टी है और बी के प्लेस पर फाई है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ओमेगा टी, और जहाँ पर फाई है वहाँ पर फाई रख देंगे। कैसे लिखोगे क्या, एंड सॉरी यहीं पे भी लिखते हैं। आप देखो इन दोनों को कोरिलेट करके लिखते हैं इस फार्मूले की हेल्प से, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर मिल जाएगा पावर इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट, इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर आपको क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल टू मिल जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस यहाँ पे मिल जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू होती है 0। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साइन 2 ओमेगा टी, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे हम हाफ लिख लेंगे, तो मिलेगा पावर इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट, यहाँ पे लिख सकते हो 1/2, तो 1/2 को हमने यहीं पे मल्टीप्लाई कर लिया, इनटू कॉस फाई है तो कॉस फाई को हमने लिख लिया है। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी लिख देते हैं बीच में, तो पावर इज इक्वल्स टू चाहो तो लिख सकते हो ई नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, और इसको और ज़्यादा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पावर इज इक्वल्स टू ई आर एम एस, क्योंकि हमने फाइंड किया था सॉरी हमने फाइंड किया था ई नॉट अपॉन √2, इसका वैल्यू होता है ई आर एम एस, और आई नॉट अपॉन 2 का वैल्यू होता है आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, तो यहाँ पर लिख लिया इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और इसी से हम आपको समझाते हैं कि वाटलेस करंट क्या होता है। ठीक है, जस्ट मिनट गाइस, यहाँ पे हमने देखा एक चीज़ छूट गया है, 1/2 छूट गया है। ठीक है, तो ये भी लिख लेना, ई नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। हाँ, यहाँ पर देखो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी है, तो इसका वैल्यू होता है 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। 1/2 इधर छूट गया था तो इसको बना लेना, खैर इस पूरे का टर्म 0 ही आएगा। ठीक है, और ये बचा हुआ टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया था, पावर इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई, या सिंपली आप चाहें तो इसके जगह पे लिख सकते हैं ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको वाटलेस करंट के बारे में कि वाटलेस करंट क्या होता है। वाटलेस करंट, इसके नेम से क्लियर है कि वह इलेक्ट्रिक करंट जिसमें पावर 0 हो। ठीक है ना, वह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसमें इलेक्ट्रिक पावर क्या हो, 0 हो, उसे हम बोलते हैं वाटलेस करंट। ठीक है, अच्छा सवाल ये पैदा हुआ कि सर
ये पावर का वैल्यू जीरो कैसे हो सकता है? अगर करंट फ्लो करेगा तो पावर तो होगा ही होगा, इलेक्ट्रिक पावर होगा तभी तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो अगर जनरली जो हमारा सर्किट है जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, सोच को लो कि हमारा एक सर्किट है जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में रजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, रजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू मान लो जीरो, इसमें रजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इंडक्टर है इसमें रजिस्टेंस है ही नहीं, आर की वैल्यू कितनी है? जीरो है तो इस कंडीशन में इसमें पावर भी जीरो होगा। देखो पावर कैसे जीरो होगा ये चीज़ समझाता हूँ आपको। आपने बचपन में यानी कि जब आप क्लास 10th में पढ़ते थे उस कंडीशन पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर, आर भी होता है, यानी जब रजिस्टेंस जीरो तो पावर भी जीरो। लेकिन करंट से ऐसा नहीं है कि करंट यहाँ पर जीरो होगा, ये रिलेशन सही नहीं है। रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट जीरो हो पावर जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि वाटलेस करंट का मतलब आपने समझ लिया कि वह सर्किट जिस सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो होगा तो उसके करंट को, फ्लो ऑफ करंट को हम बोलते हैं वाटलेस करंट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पावर भी जीरो हो जाएगा। एक और कंडीशन यहाँ से समझते हैं, इफ़ फाई इज इक्वल टू, सपोज करो जो कि जो फेज डिफरेंस है वो पाई/2 का है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस कितने का है? पाई/2 का फेज डिफरेंस है। जैसे हम जानते हैं कि इंडक्टर का जो कंडीशन होता है, इंडक्टर एक ऐसा सर्किट है जिसमें इंडक्टर वाले जो सर्किट होते हैं उस सर्किट में जो करंट और ईएमएफ के बीच का जो डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई/2 का होता है। या कैपेसिटर के बीच में भी जो डिफरेंस होता है ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट में वो पाई/2 का होता है। एक में प्लस में होता है, दूसरे में माइनस में होता है, ठीक है ना। तो जो पाई/2 का यदि फेज डिफरेंस आता है तो कह सकते हो कि पावर इज इक्वल टू मिल जाएगा ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई के जगह पे लिख लोगे पाई/2, और हम जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो, तो यहाँ पे टोटल पावर हो गया जीरो, ठीक है। तो ये रहा हमारा वाटलेस करंट, कि वह करंट जिसमें टोटल पावर का वैल्यू जीरो हो उस वैल्यू ऑफ करंट को बोलेंगे वाटलेस करंट। तो यकीनन आज का लेक्चर आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो दोस्तों कल के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊं, अगर नहीं हो पाया तो उसके अगले वीडियो में मैं ज़रूर इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और आप भी हमारे साथ बने रहें, आपका भी बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यूपी में 3 दिसंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है क्लास 12th का, तो हम भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। और वैसे भी बस 2 टॉपिक और बचा हुआ, 2 टॉपिक और पढ़ा करके हमारा अल्टरनेटिंग करंट खत्म हो जाएगा, और अल्टरनेटिंग करंट तक ही हमारे मिड टर्म में आना है, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। और आप अपनी स्टडी को जारी रखें, अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद दोस्तों।